हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग 7 जुलाई 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके CDP सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये क्लास 7 है और ये प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न जो है वो बनाए गए हैं। आज का स्कोर आपका कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताइएगा। और कम समय में ज़्यादा प्रश्न यानी व्याख्या के साथ जितना हो सके कम समय में हम उतने प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। आज फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिनसे क्वेश्चन किस प्रकार के बने और उन्हें कैसे समझें। चलिए आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो अवधारणा है कि बच्चों के जो आचरण हैं उन्हें दंड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। यानी उन्हें हम दंड दें या डराएं धमकाएं तो वो अपने आचरण को अच्छा बना सकते हैं या बुरा बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अवधारणा ऐसी है कि आचरण बदल सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किस से प्रभावित होता है। मतलब सही बात है। इससे तो ये है कि दंडों द्वारा अगर परिवर्तित हो जाता है आचरण बच्चों का वो भी, तो प्राथमिक रूप में विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है। केवल अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो अनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। अगर बात कर ली जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर बात कर लीजिए, पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि अगर हम दंड देकर या दबाव डालकर बच्चे के व्यवहार को बदल सकते हैं तो वो तो अनुवांशिकता से होगा नहीं। तो अनुवांशिकता इसमें भी है, अनुवांशिकता इसमें भी है, क्योंकि हम जब अनुवांशिक जो हमारे अनुवांशिक चीज़ें हैं, चाहे वो कोई अच्छे गुण हुए या बुरे गुण हुए, अब वो अनुवांशिक हैं अगर, तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि हाँ माँ बाप में से बच्चे में जाना ही चाहिए, मतलब 10% 5%, तो वो तो अलग बात है फिलहाल। लेकिन अगर हम दंड से और प्रबलीकरण करके दबाव डालकर बच्चे के आचरण को हम बदलते हैं तो ये सिर्फ वातावरण पर क्या हो जाएगा, सिर्फ वातावरण पर हो जाएगा सही, क्योंकि उस वैसा वातावरण वैसा इन्वायरमेंट बच्चे को देना पड़ेगा तब तो बच्चा, अब जैसे अब यहाँ पे तो ऐसा कहा गया नहीं है कि बच्चा पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। बच्चे में हम जैसा आचरण भरना चाहेंगे दंड देकर या दबाव डालकर तो बच्चे में वैसे आचरण आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वातावरण तो वही होगा ना बच्चे में। अगर बच्चे में अच्छे आचरण की ज़रूरत है तो वातावरण अच्छा होना चाहिए। और अगर बच्चे में अनुवांशिकता, मान लीजिए एक तरह से कि उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, उसके परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे वातावरण में पल बढ़ रहा है कि चारों तरफ निगेटिविटी है, चारों तरफ ये कहा जाता है कि नहीं, मतलब कि परिश्रम करने से कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, हाँ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा करने बार बार उसके आमने सामने बच्चे को जो होगा, आसपास में जो होगा, बच्चा वही सीखेगा। तो अगर दंड से और प्रबलीकरण से आचरण पर बदला जाएगा तो वो सिर्फ वातावरण पे हो जाएगा। कैसा? तो इसीलिए ऑप्शंस को लगाने से पहले क्वेश्चन को बहुत ही बखूबी और ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि उसमें ये तो हो कि आप पहले क्वेश्चन समझ लें, जब ऑप्शन की बारी आएगी तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप ऑप्शन में लगाएंगे क्या? सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। वरना अगर इसका सही आंसर अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर न देखा जाए, इसमें तो अनुवांशिकता और वातावरण से होता, लेकिन तब होता जब ये पूछता कि बच्चे में जो विचार है और जो उनका विकास है, डेवलपमेंट है, वो किस पे अधिकतर प्रभावित होता है। अगर ये पूछता तब अनुवांशिक और वातावरण होता, लेकिन यहाँ पे दंड से उसके आचरण बदलने की बात हो रही है, तो वातावरण ही जब वैसा होगा तभी तो बच्चे के का आचरण दबाव से या दंड से बदलेगा। बिल्कुल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने, यहाँ पे पकड़ने होगा, लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता लेता है या कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी, अधोगामी, विकास क्रम की एक रूपता, एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए, अगर बात कर लीजिए शीर्षगामी की, तो ये क्या हो जाएगा? सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल। और अगर अधोगामी की बात कर ली जाए तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने और पेंसिल पकड़ने से पहले बच्चा गेंद फेंकना मतलब कि वो अपनी जो उसके हाथ पैर के मसल्स हैं वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं कि वो गेंद को फेंक पा रहा है। तो जब छोटी चीज़ें होंगी तो सिर से पांव तक तो सेफेलो कार्डल होता है, लेकिन केंद्र से बाहर की तरफ जो होता है वो प्रॉक्सिमिडिस्टल होता है। जैसे गेंद फेंकने की जो क्षमता है वो किस में आ जाएगी? अधोगामी, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तीसरे क्वेश्चन के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास है वो संपूर्ण जीवन काल के दौरान ये विकास होता रहता है, चलता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था तक रहेगा या किशोरावस्था तक रहेगा और वयस्कावस्था तक रहेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरे का जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बहुत उलझने की बात है नहीं फिलहाल। चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी कि प्राथमिक सबसे शुरुआती जो समाज में उठने बैठने का तरीका, बोलचाल का व्यवहार, समझने और बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें कहाँ से सबसे पहले बच्चा सीखता है? विद्यालय से। तो जन्म लेते ही बच्चा विद्यालय नहीं जाता, और जन्म तक बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 6-7 साल तक उन्हें पता ही नहीं होता वो किस धर्म में है ना। क्योंकि अब न धर्मों को घरों में पढ़ाया जाता है, ना उसकी कोई खास बचपन तक वैल्यू रह जाती है। अगर 6-7 साल, ठीक है, अब बच्चे अगर जान भी गए तो बचपना, जब शिशुअवस्था होता है, बच्चा शिशु होता है, तब उसे किसी धर्म जात से मतलब नहीं होता, और वो कुछ नहीं, प्राथमिक समाजीकरण नहीं। लेकिन ठीक है, परिवार की बात जहाँ आती है वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण, विद्यालय के आधे गुण परिवार से सीखे जाएंगे, धर्म भी पता चलेगा परिवार से ही, और कैसे समुदाय में रहते हैं ये भी परिवार से ही पहले पता चलेगा बच्चे को। तो प्राथमिक और समाजीकरण की जो बात है वो हो जाती है परिवार से संबंधित। सबसे पहला समाजीकरण जो है उसका परिवार भी होता है। सबसे पहले वो माता पिता, चाचा, भाई बहन, कजन्स अपने सबको देखता है, सुनता है, समझता है, तो परिवार हो जाता है। आसान प्रश्न है फिलहाल ये। पांचवा देखते हैं कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में, यानी जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की की वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, वरना एक लोग एक ही बात कहे होते तो कितना अच्छा होता, नहीं ना। फिलहाल आसान है, तब भी थोड़ी सी समझने की बात है कि पियाजे जी कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए, कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बात कर ली जाए, अगर पियाजे जी कहते हैं कि अगर बच्चे के पास शास्त्रावस्था में बच्चे के पास तो कोई भाषा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके मन में विचार तो होते हैं ना। पहले बच्चा विचार करता है, तब उस विचार को प्रकट करने के लिए भाषा सीखता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा आती है तब विचार आते हैं, क्योंकि अगर भाषा न आती तो विचार कैसे प्रकट करता। लेकिन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार होता है, तब चिंतन होने की वजह से भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी बात को कैसे रखेगा समाज में या कहीं पे भी, है ना। अब यही बात हो गई। ऑप्शन देखते हैं, अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ठीक है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है।
भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र, ये तो गलत हो गया, स्वतंत्र प्रक्रिया है ही नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, मान सकते हैं। लेकिन अगर पियाजे के हिसाब से बात करी जाए तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ये पियाजे ही कहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले चिंतन आता है, उस चिंतन को व्यक्त करने के लिए, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए वजह से हम भाषा को सीखते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसे पेन चाहिए तो वो इशारे में मांगता है, उसके अंदर पहले से ही विचार है, पेन नहीं पानी चाहिए। मान लीजिए बच्चा भूखा है या उसे कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा रोता है ना, तो क्या करता है, वो ये सोचता, तो विचार तो उसके अंदर होंगे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तब जाके भाषा सीखता है, तो विचार तो उसके पहले हो सकते हैं ना। तो पहले विचार की बात करते हैं, तब भाषा, पियाजे कहते हैं। और भाषा रहेगी तभी आप अच्छा चिंतन कर सकते हैं, ये बात वाइगोत्स्की जी कहते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ये पियाजे कह रहे हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। यानी कि लंबा जो गिलास है उसमें कम पानी है, और चौड़े गिलास में जो है वो अधिक पानी है। लंबे गिलास में अधिक पानी होगा ना, चौड़े गिलास में कम। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात कर ली जाए, ऑप्शंस देखा जाए तो केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षण, परिपक्वता, यानी कि अनु सोचती है कि लंबे गिलास में कम और चौड़े गिलास में अधिक पानी है, तो वो बच्चे क्या जो है कि समझ पा रही है, बच्चे में क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता वहाँ होगा जब 1 to 10 तक दे दिया जाएगा काउंटिंग, और ऐसे ऐसे करके मान लीजिए इधर उधर करके, और बच्चा उसको सीरीज में लगाए 1 to 10 तक, क्रमबद्धता हो जाएगी। संरक्षण, जब वो चीज़ों को नहीं सीख रही है और कुछ चीज़ जो पहले से जानती है और जो नई चीज़ें मिली है उसे सीखने के लिए, उसको वो संरक्षित करके रख पा रही है अच्छे से। परिपक्वता, परिपक्वता से इसका कोई खास मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। केंद्रीयता जो हो जाएगा छठे का पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ती क्रिया को उल्टी क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। इन्हें 4 दिए हैं, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, जैसा कि ऑप्शन दिया है उसी तरह उन्होंने दिया है। ये जो है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से एबव या 11 से ऊपर आप कह सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक चरण पियाजे कहते हैं। तो जब बच्ची क्या कर पा रही है, प्रतिवर्ती क्रिया उल्टे क्रम में लगा पा रही है चीज़ों को, क्रम को अच्छे से समझ पा रही है, चाहे उसको 1 से 100 तक अब बच्चे को दे दिया जाए इधर उधर नंबर करके, तभी वो उनको सीरियल में लगा लेगी। यानी कि एक छोटे मोटे पहेली को बच्चा सुलझा सकता है, क्रम में लगा सकता है, ठीक है। जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम बच्चा लगा सकता है। तो ये किस में आएगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र, क्योंकि 11 वर्ष 111 वर्ष हो गया भाई, 7 से 11 वर्ष, ठीक। 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो जिसमें चिंतन और सोचने की क्षमता, विश्लेषणात्मक बुद्धि, संप्रेषणात्मक बुद्धि और संकल्पनात्मक, संरचनात्मक, रचनात्मक सारी बुद्धियाँ लगभग बच्चे में उसी टाइम जो है वो बच्चा सीखता है, करना सीखता है, और कुछ चीज़ें वो सीख लेता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। 7वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जहाँ बच्चे को होती है वहाँ पे सही सही रास्ता बताती है कि ऐसे ऐसे फार्मूले आप लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, हिंट देती है। तो वह किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, ब्रूनर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखिए वो जहाँ पे सहायता होगी, सहायता देने की बात होगी, मार्गदर्शन करने की बात होगी, अगर वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की जी हैं और सामाजिक संरचनावाद की बात हो रही हो, तो इनके अलावा कहीं सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अध्यापिका क्या दे रही है, पाठ दे रही है, ठीक है ना। तो 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के द्वारा दिए बच्चों के
विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, ठीक है, इसके विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है अगर बात कर ली जाए फिलहाल, ठीक है, बच्चों के विकास का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, परिपक्वता और संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो परिपक्वता की बात वाइगोत्स्की तो करते नहीं हो, भौतिक जगत की बिल्कुल बात नहीं करते। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कट करके भी सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। 9वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर कैसी अवधारणा है? ठीक है, जेंडर मतलब लिंग की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक, ठीक है। तो जेंडर एक ऐसी अवधारणा है, अगर बात कर ली जाए तो ये समाज के द्वारा जेंडर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सामाजिक सही हो जाएगा। कैसे सामाजिक सही हो जाएगा? यहाँ पे ये बात हो रही है पुरुष क्या कर सकता है और महिला क्या कर सकती है। जहाँ पे ये निश्चितता आ जाए उस जेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ठीक है। 10 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करे, यानी कि वो पेड़ पौधों, जानवरों यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई है। अब जानते हैं जो प्रकृति से, अब हार्वर्ड गार्डनर ने 10 दिए हैं, ठीक है, 10 सिद्धांत दिए हैं, वो भी अलग अलग ना। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि जो जानवरों और पेड़ पौधों जंतुओं से प्यार करेगा या उसकी देखभाल करेगा या उसमें अपना मन लगा रखेगा या कुछ जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि वो पहचान कर सकती है, तो वो कौन सी बुद्धि में है? अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवाद, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। इंटरपर्सनल वो हो जाएगा जो अपनी बात को इस प्रकार से दूसरों के सामने रख सके कि वो आपकी बात को मान लें आसानी से। और इंट्रापर्सनल तब हो जाता है जब आप दूसरों की भावों को, भावनाओं को, बात को इस प्रकार से समझ लें कि आप उन्हें कन्विंस कर सकें, ठीक है। तो ये प्रकृतिवाद जो हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रकृति से लगाव है बच्चे को तो वो प्रकृतिवाद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? आसान प्रश्न है। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित क्यों करेंगी आप? प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण नहीं होगा। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम अगर होगा तो क्लास 8 वाले बच्चे क्लास 2 का ही पढ़ेंगे, क्लास 2 वाले बच्चे क्लास 8 का पढ़ेंगे। या अगर बच्चों की बात कर ली जाए मानक ही होगा तो कुछ बच्चे, अगर आपने कहा 2 to 5 टेबल पढ़ के आना और कुछ बच्चों ने 2 से 3 टेबल ही याद किया, तो क्या आप उसको छोड़कर 6 7 का टेबल पढ़ाएंगे? नहीं ना। तो आप मानक नहीं पढ़ा सकते, समान पाठ्यक्रम नहीं रख सकते। विद्यार्थियों के अधिगम के विविध अवसर देंगे। बिल्कुल, जो बच्चा 2 से 3 तक टेबल याद कर पाया उसको 4 का अगले दिन देंगे, ऐसा थोड़ी कि 6 का टेबल दे देंगे। अब जो बच्चा 5 का उसको 6 का लर्न करने के लिए देंगे टेबल। आसान है, यानी कि 12 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? यानी कि बच्चा क्या कह रहा है कि चोरी करना गलत इसलिए है क्योंकि लोग उसे गलत समझेंगे। इसलिए अगर लोग उसे गलत न समझते या निष्कासित न करते समाज से, तो वो चोरी करना गलत नहीं होता उसके लिए। ये भी हो सकता है। या ये अगर उसको ये लग रहा है कि चोरी करना इसलिए गलत है क्योंकि लोग उसे निष्कासित कर देंगे, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उनका जो सिद्धांत दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें वो कौन सा चरण प्रदर्शित करता है?
ऑप्शन देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, सार्वभौतिक नैतिक सिद्धांत। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो बच्चा इसलिए दंड के भय से वो चोरी करना गलत कह रहा है। किसके भय से? दंड के भय से। अगर ये दंड न होता तो वो बच्चा ये न कहता कि चोरी करना गलत है शायद ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण हो जाएगा या दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। तो देखिए दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण ये हो जाता है कि जब बच्चा दंड के भय से कुछ करे और उसे खुद पता न हो कि ये गलत है या सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, क्योंकि वो डरता है कि मुझे क्या है, अगर मैं ये काम अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नहीं हूँ। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है 13 का। 14 क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संरक्षण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है क्या कहलाता है? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो। 14 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पोर्टफोलियो की बात हो वहाँ पे अगर कार्यों का संग्रहण और उनके लक्ष्य के रिकॉर्ड की बात हो तो इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। चौथा ऑप्शन हो जाता है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अन्वेषण। देखिए बात अगर ये कही जाए कि वो अनुयायी है, मतलब जो आप कहेंगे वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेगा, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएगा, तब तो आप उसको अनुयायी कहेंगे। सक्रिय तो है ही वो, लेकिन अन्वेषक है, खोज करता है, जहाँ वो आपकी बातों को भी गलत समझेगा। एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की यही पहचान होती है कि अगर सामने वाला आपको कुछ कहे, कुछ भी कहे, तो आप पहले उसका विश्लेषण करें, पहले उसका क्या सही है क्या गलत है उसे सोचें। ऐसा थोड़ी कि हमें पूरा वो जो नियम कानून बना के गए हैं या बना हुआ है उन्हें हमें फॉलो करना है, नहीं। सक्रिय अन्वेषक है, हम खुद खोज करेंगे, वो बच्चा खुद खोज करेगा, कुछ चीज़ें आपसे सीखेगा, टीचर से कुछ चीज़ें वो ऐसे बस लगाते लगाते भिन्न लगाते लगाते आपसे पहले ही, आपके बताने से पहले ही वो अच्छा सीख जाएगा शायद। तो ये सक्रिय अन्वेषक हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्मकेंद्रीयकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता। 16 के सही अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन की अगर बात कर ली जाए, जहाँ पे प्रवाह हो, विस्तारीकरण यानी कि बच्चा ठीक ठाक से भयहीन बोल ले और विस्तार कर पाए चीज़ों को, और जो भी वो कहे इतने अच्छे ढंग से समझाए या समझे कि वो चीज़ें आसानी से उसको समझ में आ जाए। तो ये जो लक्षण है वो सृजनात्मकता के हैं, क्रिएटिविटी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? यानी कि जो बच्चे शरीर से अच्छे से नहीं चल पाते हैं या उन्हें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है विद्यार्थियों के समावेशन के लिए? मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि पूरी तरह से व्यवस्थित पाठ्यक्रम हो, मानक हो, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर सोमवार को हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री ही पढ़ाना चाहिए, या ईवीएस पढ़ाना है तो ईवीएस ही पढ़ाना चाहिए, मैथ नहीं पढ़ा सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बच्चों के हिसाब से लचीलापन जरूरी है पाठ्यक्रम में, ना? तो ये तो होगा नहीं। आधारभूत अधिगम्यता, आधारभूत यहाँ पे होगा, ठीक है, आधारभूत अधिगम्यता। अधिकारियों का स्थिर दृष्टि, अधिकारियों से कोई मतलब, विशेष स्कूलों का स्थापन नहीं। तो सबसे आसान सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, आधारभूत अधिगम्यता। ठीक है, 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? जहाँ पे पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो। अधिगम विकारों का बहुक्रम, तो हल्की मानसिक मंदता होगा यहाँ पे।
मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था के सामान्य गामक। तो गामक यानी चलने फिरने से दिक्कत है, नहीं पढ़ने से दिक्कत है बच्चे को, है कि नहीं। तो पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया कहलाता है और ये अधिगम विकारों में आ जाएगा। ठीक है, अधिगम विकारों में बिल्कुल सीखने से संबंधित है। अगर यहाँ पे डिस्लेक्सिया होता तो वो सही हो जाता। फिलहाल घुमा के थोड़ा सा ऑप्शन दिया था लेकिन आसान था। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समता, अगर इक्विटी की बात करें तो वो तो होनी चाहिए सब में। पृथकीकरण और नामीकरण जो होगा वो नहीं होगा, आप अलग नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को, तो यही नेगेटिव है, यही नेगेटिव है, मिल जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे जो हैं वो संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। क्या द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं? बात ये तो सही है। कैसे सही है? कुम्हार के जो बच्चे हैं वो संख्या संरक्षण, संख्या से पहले ही वो, क्योंकि मिट्टी कितने चक्के कितनी बार चक्कियाँ घुमाने से मिट्टी का द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, वो तो पहले ही सीख लेंगे, संख्या द्रव्यमान से पहले ही। तो सही बात है। कारण हो जाएगा अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। तो ये इसमें यही बच्चा सीख ही तो रहा है ना, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि सीखना जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक जो है परिप्रेक्ष्य है। बिल्कुल सही है। ए भी सही है और आर भी, यानी कि कथन को असर्शन कहा जाता है ए से, कारण को रीजन कहा जाता है आर से। तो ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या है ए की, तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, ये थे 20 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना था और आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।